ठीक है, करिए से। हाँ जी। इजाज, ये असल में मैंने क्लास का टाइम थोड़ा सा आगे किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? क्योंकि मेरे ख्याल से फर्स्ट डे आपसे जब बात हुई थी तो एट दैट डे यू सेड के तकरीबन 7:30 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाए। जी तो जी। हाँ, वो असल में एक और क्लास मुझे ज़रा मॉर्निंग में एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो इसीलिए वो फिर आपकी क्लास मैंने 30 मिनट्स आगे कर दी है। तो कोई इसमें ठीक प्रॉब्लम है तो सर, नहीं होगी? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं। ठीक, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के चैप्टर्स हैं डिस्कस करने शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने मेरे ख्याल से पर्पस और जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बात की, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग एंटिटी, और फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बात की। ठीक है, अब हम लोगों ने रिकग्निशन और डी रिकग्निशन प्रोसेस को स्टार्ट किया था डिस्कस करना, राइट? जी हमने कहा था देखें, जब हम कोई एक एलिमेंट रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे तो एट द सेम टाइम दूसरे एंड से कोई ना कोई एक या मल्टीपल एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज हो रहे होंगे, राइट? ठीक है। जी अच्छा, अब एलिमेंट्स की जो रिकॉग्निशन है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो ये होना चाहिए कि उसको डेफिनेशन मीट करनी चाहिए। जब हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन कल देखी, ठीक है, जी एसेट और लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है। पहली चीज तो ये कि इन डेफिनेशंस को मीट करें, और दूसरा ये होना चाहिए कि जब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो रिकॉग्निशन का मकसद ये हो कि वो रेलेवेंस और जो फेथफुल प्रेजेंटेशन की हम लोगों ने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उनको मीट करना चाहिए, राइट जी? सही है जी जी। जी। एग्जांपल देखें जरा, ये जी, हाँ, मेरे ख्याल से इसी एग्जांपल पे हम लोगों ने कल, शायद कल यहाँ पे क्लास ब्रेक की थी। अब यहीं से आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल जरा देखें, कहते द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो इससे पहला जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था, जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो था 2010 में इशू हुआ था, ठीक है। जो अभी जो करंट जी जो रिवाइज हुआ वो 2018 में इशू हुआ, राइट? उसमें जो चेंजेस होनी थी वो इन्होंने चेंजेस की और 2018 में ये इशू हुआ। अब इसमें क्या है कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था वो रिक्वायर्ड एन एलिमेंट टू बी रिकॉग्नाइज। उसके लिए क्या होता था, उसकी जो शराइत थी कि अगर कोई भी एलिमेंट रिकॉग्नाइज करना है तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया उसका कुछ इस तरह से था: द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाज प्रोबेबल। ठीक है, कि क्या होना चाहिए कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो प्रोबेबल होने चाहिए। प्रोबेबल का मतलब ये होता है कि जो इनफ्लो या आउटफ्लो अकर होने के जो चांसेस हैं वो चांसेस मोर देन 50%। ये बात समझ आ रही है जी? जी ठीक है, ये हमने आगे चल के IAS 37 पढ़ना है, ठीक है। और उसमें ये चीज है, अब आपके हम यही चीज वहां पे चल के देखेंगे। अब जो IAS 37 जो हमें गाइडेंस देते हैं ना जी जी। प्रोविजंस रिकॉर्ड करने की, तो वहां पर वो अब पिछले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, वो करंट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के साथ वो कंसिस्टेंट नहीं है, राइट? जी जी। अच्छा, तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में फ्लॉज होंगे, आपको नजर आएगा, इनकंसिस्टेंसीज मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये अंडर प्रोसेस है, इनके ऊपर बोर्ड काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इनको इम्प्रूव कर रहा जी है। दूसरा क्या था, द आइटम कुड बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी। ठीक है, कि आइटम जो है वो एक रिलायबली मेजर किया जा सके, उसकी जो वैल्यू है, राइट? ठीक है। जी अच्छा, अब इनफ्लो की जो प्रोबेबिलिटीज होती थी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसको एसेट रिकॉर्ड करते थे, और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स में हम लोग उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, सही है। जी। However, these criteria were not applied consistently with IFRS standards। ठीक है, अब क्यों नहीं होता था ये जो प्रोबेबिलिटी का जो एक है ना, एलिमेंट ए, जो इसने बताया पहला जो पार्ट था, ठीक है, इसका काफी ज्यादा मिस यूज होता था स्टैंडर्ड्स में, राइट? और अभी भी होता है। जिस तरह भी हम कहते हैं कि मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं कि जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना, तो प्रोविजन है, अब आप एस्टिमेट क्रिएट करें तो प्रोविजन में ये कहा जाता है कि आपने प्रोविजन तब रिकॉर्ड करनी है जब क्या होगी, जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो प्रोबेबल हो, राइट? ठीक है, तो जी अब प्रोबेबिलिटी तो एक जजमेंट है ना, 50% चांसेस मोर देन 50%, ये एक जजमेंट है, ठीक है, या जी उसका एक एस्टिमेट, ये एक जजमेंट है, ठीक है। तो इसका मिस यूज किया जाता है। तो कहते हैं इसको कंसिस्टेंटली IFRS स्टैंडर्ड में इस क्राइटेरिया को प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिटरमिनिंग वेदर एलिमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, हर कोई जी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी यूज करता था एलिमेंट्स की रिकॉग्निशन के लिए,
ठीक है, हर किसी की अपनी जजमेंट थी, तो एक कंसिस्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन थी वो नहीं फॉलो हो रही थी। अब जी देखें ना यहाँ पे अंडर IAS 37 प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स, ठीक है, ये अब आपका स्टैंडर्ड है जो कि आपको प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिजेंट एसेट्स पे कुछ गाइडेंस देता है। इसको हमने आगे चल के डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इस यहाँ पे जस्ट उसकी एग्जांपल कोट कर रहे हैं। कहता है वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग ए प्रोविजन इज दैट आउटफ्लोज शुड बी प्रोबेबल। मैंने भी आपको बताया, ठीक है, क्यों क्या कहते हैं कि प्रोविजन को कब रिकॉर्ड करना है, जब आउटफ्लो जो है वो आपके प्रोबेबल हो, आउटफ्लो अकर होने का चांस जो है वो मोर देन 50% हो। However, contingent consideration in respect of a business combination under IFRS 3 business combination is recognized whether or not it is probable, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग ना अब आगे चल के एक बिजनेस कॉम्बिनेशन एक और भी स्टैंडर्ड पढ़ना है, ठीक है, ये बेसिकली कंसोलिडेशन में डील करते हैं IFRS 3, ठीक है जी। जी वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक कंटीजेंट कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कंटीजेंट कंसिडरेशन क्या होती है? कंटीजेंट कंसिडरेशन होती है जब आपके बिजनेस कंबाइन होते हैं ना, तो बिजनेस कंबाइन करते हुए जो कंसिडरेशन आप रिसीव करते हैं या पे करते हैं, राइट, ठीक है। देखिए जी अगर आप कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए आप पेमेंट करें ना, कुछ शेयर्स वगैरह एक्वायर करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो जी उसमें एक कंटीजेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कहीं पे हम लोग एक कंटीजेंट कंसिडरेशन को कंसिडर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हुए वेदर और नॉट इट इज प्रोबेबल, ठीक है, जी कि भले वो प्रोबेबल है या नहीं। इंस्टेड द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इज टेकन इनटू अकाउंट इन द मेजर ऑफ फेयर वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके इसके बजाय कि हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी को मेजर करें, हम क्या करते हैं, कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू अडॉप्ट करते हैं। कंसोलिडेशन, अगर आपने कभी कंसोलिडेशन की हो गुडविल की कैलकुलेशन में, तो आप देखेंगे कि गुडविल की कैलकुलेशन में हम लोग हमेशा जो पहला एलिमेंट लिखते हैं वो क्या लेते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या जी करें, हम लोग कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू ले रहे हैं, ना कि हम लोग वहां पे क्या करें कि उसकी कंसिडरेशन की प्रोबेबिलिटी नहीं मैयर कर रहे, ठीक है। तो अब तजाद आ गया ना, ठीक है। हमने ऊपर क्या देखा कि क्राइटेरिया क्या है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इनफ्लो या आउटफ्लो की प्रोबेबिलिटी पे करना है। लेकिन अगर बिजनेस जी कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो अब वो प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग फेयर वैल्यू को की बेसिस के ऊपर हम लोग कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब तजाद आ गया, जी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। IAS 37 also requires a provision to be reliably measured, ठीक है। तो अब जब आप प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं तो फिर अब उसकी एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपकी जो प्रोविजन है वो आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं, कि रिलायबल एस्टिमेट क्रिएट कर सके बिफोर इट कैन बी रिकॉग्नाइज, ठीक है। अब होता है क्या है, ये अब IAS 37 की एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन सम पार्ट्स ऑफ IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स आल्सो इंक्लूड द रिलायबल मेजर क्राइटेरिया, हाउएवर अदर IFRS स्टैंडर्ड डू नॉट इंक्लूड द क्राइटेरिया। अब हम लोग आगे चल के देखेंगे IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स का हम लोगों ने एक पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पर भी जी हम लोग एक जब लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम लोग इसी क्राइटेरिया को सामने रख रहे हैं, ठीक है, रिलायबल मेजरमेंट को। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे IFRS हैं काफी सारे, वहां पर ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को देखें ना, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने जो आपको गाइडेंस दी है, तो अब कुछ स्टैंडर्ड्स में वो गाइडेंस अप्लाई हो रही है, फॉलो हो रही है, कुछ में नहीं हो रही। बात समझ आ रही? यस और जी जी तो असल में जो पहले वाला जो एक इशू था, ठीक है, पिछले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में उसकी एप्लीकेशन कंसिस्टेंट नहीं थी। अभी भी जो करंट भी इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो भी अभी तक ये नहीं 100% वो भी एक्यूरेट और 100% एप्लीकेशन अभी तक उसकी भी पॉसिबल नहीं, बट स्टिल इन प्रोसेस, ठीक है। तो द रिवाइज्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिकॉग्निशन क्राइटेरिया रिमूव्स द प्रोबेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। उसने क्या किया, वो प्रोबेबिलिटी और रिलायबिलिटी क्राइटेरिया को उसने रिमूव कर दिया, और जो नई डेफिनेशन आई वो क्या आएगी अभी, जो उसने कहा कि रिप्लेसेस इट विद रिकॉग्निशन ऑफ एन एलिमेंट इफ दैट रिकॉग्निशन provides users with relevant information that is a faithful representation of that element। हमने अभी देखा ना कि जो एलिमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो उसको डेफिनेशन को मीट करना चाहिए, दूसरा क्या कि दूसरी वो जो एलिमेंट की रिकॉग्निशन है वो रेलेवेंट और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट, सही है। जी जी while this will not remove the inconsistencies and recognition criteria, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना, ठीक है, अभी तक प्रॉब्लम सारे सॉल्व नहीं हुए। तो कह रहा है कि अभी तक जो इनकंसिस्टेंसीज हैं, ठीक है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में, वो सारे रिमूव नहीं हुए, ठीक है। दैट करंट
that currently exist across IFRS standards, जो कि different IFRS standards के recognition criteria. It does provide a basis for both the IASB to consider when developing new standards and revising existing standards. ठीक है, तो IASB को उसने अब एक नई अप्रोच प्रोवाइड कर दी, एक नई थॉट प्रोवाइड कर दी कि आप जब स्टैंडर्ड्स डेवलप करें या आप स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट लेके आए तो आप इस डेफिनेशन को सामने रखें, राइट। आईएसबी बेसिकली बोर्ड है जो क्या करता है, जो कि स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रहा है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स इशू करता है, ठीक है। अच्छा, एंड फॉर प्रिपेयरर्स, और प्रिपेयरर्स को उसने क्या बता दिया, टू कंसीडर व्हेन डेवलपिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर व्हिच नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो ज्यादा उसने एप्रोप्रिएट एक डेफिनेशन दे दी के बजाय इसके कि हम लोग प्रोबेबिलिटी पे बात करें, रिलायबिलिटी पे बात करें, और रिलायबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए हर कोई अपना आप अज्यूम करता है, हर कोई अपने तरीके से उसको देखता है, तो एक कंसिस्टेंट नहीं है। उसने कहा कि उसके बजाय आप क्या करें, आप ये देखें जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए वो इंफॉर्मेशन कब रेलेवेंट होगी, उसके लिए वो कब यूजफुल होगी, ठीक है, या कैसे यूजफुल होगी, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट करें। बात समझ आ गई, ठीक है जी जी। तो उसने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी और रिलायबिलिटी वाला झंझट ही छोड़ दो, आप ये असेस करो कि जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल कैसे रहेगी, राइट, ठीक है, ये बात समझ आ गई। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के ऊपर ना ये अभी देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, to see how the recognition criteria have been examined in the previous exams, refer to question 3A of the September 2018 exam and question 1D of the December 2018 exam. The exams are available in the study support resources section of the ACCA website, ठीक है जी। तो ACCA की वेबसाइट पे ये एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं और इसमें क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जैसे ये चैप्टर हम लोग कंक्लूड करेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोग जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब डी रिकॉग्निशन कब होनी है, देखिए असल मैंने आपको बताया था जब हम रिकॉग्निशन की बात कर रहे थे, डी रिकॉग्निशन के टाइम पे भी यही बात होगी। तो असल जो चीज है वो एसेट और लायबिलिटी की रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन है, क्योंकि आपकी इनकम, एक्सपेंस और इक्विटी वो तीनों तो इन्हीं चीजों से लिंक्ड है, ठीक है। तो अगर इनकी रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन होगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली इनका इम्पैक्ट जाएगा, राइट, सही है। अच्छा, एसेट को हमने कब डी रिकॉग्नाइज करना है, जब कंट्रोल हमारे पास से चला जाए, ठीक है, जब कंट्रोल एंटिटी के पास नहीं रहेगा, राइट। डी रिकॉग्नाइज पार्ट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड एसेट इफ कंट्रोल ऑफ दैट पार्ट इज लॉस्ट। देखिए हमने एसेट की डेफिनेशन में पढ़ के है ना कि एसेट क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, ठीक है, जिसको एंटिटी कंट्रोल करेगी। तो अगर कंट्रोल नहीं रहा तो फिर अब आपने क्या करना है, फिर अब आपने एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देना, राइट, ये बात समझ आ गई। जी जी। लायबिलिटी के लिए क्या होगा, लायबिलिटी के लिए क्राइटेरिया ये है कि व्हेन देयर इज नो लॉन्गर अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, क्या वो फर्दर आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो अब आपकी लायबिलिटी नहीं रही, राइट, यहाँ तक बात क्लियर जी। अच्छा, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर डी रिकॉग्निशन एम टू फेथफुली रिप्रेजेंट बोथ, ठीक है, अगर आप डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आपने डी रिकॉग्नाइज करते हुए भी जो रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट है उनको सामने रखना है। Any assets and liabilities retained after the transaction or event that led to the de-recognition, ठीक है जी, and the change in the entity's assets and liabilities as a result of that transaction or event, ठीक है। तो ये de-recognition नॉर्मली होती कब है जी, ये तब आपको करनी पड़ जाती है, ठीक है, जब आपने कोई भी इस तरह की ट्रांजेक्शन या कोई इवेंट किया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, आपने कंट्रोल लूज कर दिया या आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं रही, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर क्या है, फिर आपको डेफिनेटली अल्टीमेटली अगर वो डी रिकॉग्निशन की तरफ जा रहा है तो फिर अब आपने डी रिकॉग्नाइज करना है एसेट को या लायबिलिटी को। और इसी तरह अगर एसेट्स और लायबिलिटीज में अगर कोई चेंज आया है, ठीक है, तो वो चेंज किसी ना किसी ट्रांजेक्शन या इवेंट की वजह से आएगा ना, ठीक है, सही है। तो वो हम लोगों ने, ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो फेथफुली आपको वो जो ट्रांजेक्शंस हैं या वो जो इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको एसेट्स या लायबिलिटी डी रिकॉग्नाइज करनी पड़ी या एसेट्स या लायबिलिटीज में जो चेंज आया तो वो ट्रांजेक्शंस या इवेंट्स को आपने क्या करना है जी, फेथफुली रिप्रेजेंट करना, राइट, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, अब हम लोग आ जाते हैं मेजरमेंट पे। अब देखिए हम लोगों ने 5 चैप्टर्स किए। पहले चैप्टर में हम लोगों ने जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, सेकंड में हम लोगों ने बात की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे, द थर्ड वन हम लोगों ने बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग एंटिटी, द फोर्थ वन हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बात की, एंड द फिफ्थ वन इज द रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी। पहली चीज क्या पढ़ी कि एलिमेंट को डेफिनेशन पे पूरा उतरना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा
कि हमें जो इंफॉर्मेशन हम जो रिकॉग्निशन के से जो हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन यूजफुल होनी चाहिए फॉर द प्राइमरी यूजर। और वो कैसे यूजफुल होगी, जब वो रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को मीट करेगी, राइट। ठीक है, जी जी अब आ जाते हैं, अब हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट पे। ठीक है, मेजरमेंट पे आगे हम लोग चल के एक IFRS भी देखेंगे, IFRS 11 इज देयर। ठीक है, वो भी बात करेंगे। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो हमें गाइडेंस दे रहा है मेजरमेंट की, उसको पहले देख लेते हैं जी। और वो क्या गाइडेंस है, उसमें कुछ दो तीन डिफरेंट बेसिस हमें बताई गई हैं। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्स द डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस यूज्ड इन IFRS स्टैंडर्ड्स एंड द फैक्टर्स टू कंसीडर इन सिलेक्टिंग ए मेजरमेंट बेसिस। तो जब भी आप मेजरमेंट बेसिस सिलेक्ट कर रहे हो तो ये फैक्टर्स आपको कुछ देखने होंगे। ठीक है जी। अच्छा, मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये जरा देखें, देयर आर सेवरल एरियाज ऑफ डिबेट अबाउट मेजरमेंट। ठीक है जी, अब इसमें भी काफी सारे इश्यूज हैं। रेफर टू द टेक्निकल आर्टिकल मेजरमेंट रिटन बाय द SBR एग्जामिनिंग टीम अवेलेबल इन द एग्जाम रिसोर्सेज सेक्शन ऑफ द ACT वेबसाइट की। अभी आपको ये शेयर भी कर देता हूँ अभी साथ में जी। अच्छा, एग्जामिनर के आर्टिकल्स आपने जरूर पढ़ने। ठीक है, आपके और जी भी जी आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसके अलावा भी मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आपने जरूर इनको पढ़ना है। ठीक है जी, सही आपको यहाँ से ना काफी बेहतर समझ आ जाएगी। नॉर्मली अगर बुक से अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और एक तो ये है इसमें आर्टिकल दिस वन, और एक ये है आपका मेजरमेंट का। ठीक है जी, है। ये दोनों आर्टिकल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये जब आपको टाइम मिले, बल्कि कोशिश करिएगा टाइम निकालें आप। ठीक है, IFRS जी 13 अगर अभी पढ़ना चाहें तो ठीक है, नहीं भी तो इसको फिर छोड़ दें, जब हम डिस्कस करेंगे मैं तब आपको बता दूंगा। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आपको ये IFRS जो उसने मेजरमेंट जो रेफर किया आर्टिकल, मैं यही आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है जी, डिस्कशन तो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, इस पे जी ये मैंने आपको लिंक इसका WhatsApp पे शेयर कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हम लोग बात कर रहे थे वापस जी अपने पॉइंट पे। अच्छा, आपको मैंने कहा था कि स्टडी टेक्स्ट के ना 1 बाय 1 जरा करके तो इसकी थोड़ी सी वो बना लें, कंपाइल कर रहे हैं आप इसको। क्यों इजाज? नहीं साहब, वो भी नहीं स्टार्ट की। मेरे ख्याल है पाकिस्तान में ना जी जी। ये बीपीटी की बुक्स मिलती हैं, वो ज़्यादा चीप पड़ती हैं बजाय इसके यार ओरिजिनल में। हम्म, लाहौर में है एक बुक डिपो है, वही बुक डिपो। अच्छा तो वो वहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से किसी से मंगवा लूँ। अच्छा, पता है क्या, वहाँ पे दो तीन चीजें। पहली चीज तो ये है कि कोशिश करें कि आप हार्ड में कॉपी ना रखें। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा सॉफ्ट में करें। उसकी वजह ये है कि जिस फील्ड में अभी आप काम करें, थ्रू आउट काम आपका, ठीक है, सॉफ्ट में जरा पढ़ने की अपनी हैबिट जरा बिल्डअप करिएगा, डेवलप करें। ठीक है, उसकी जी वजह जी यह है कि एग्जाम में आपको सिनेरियो आएंगे सारे, वो सारा सारा कुछ सिस्टम पे आना। ठीक है, जी तो जी अगर आप अपने आप को यूज टू नहीं करेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी से अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, फेमिलियर नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम रहेगी आपको। ठीक है, ना सिर्फ एग्जाम में, बल्कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद भी प्रैक्टिकली भी आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली काम आपको सारा सिस्टम पे ही करना है। ठीक है, आप तो जाहिर है, जी जी तो कोशिश ये करें कि आप सॉफ्ट में ही जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करें। ठीक है, आई नो जी यहाँ जी पे खाली लाहौर में नहीं, काफी जगहों पे मिल जाती हैं स्टडी टेक्स्ट। ठीक है, और सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन वो जी होते क्या है कि वो पायरेटेड कॉपीज होती हैं। ठीक है, और जी जी उनकी जो नॉर्मली जो पेज की क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी, वो कोई इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप नई बुक परचेज करें, मैं जस्ट आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो सॉफ्ट में आपके पास पड़ी हुई है, तो बेहतर है अगर आप इसकी कुछ थोड़े थोड़े डेली करके, सारे ना करें। ठीक है, अभी हमें ये रिसोर्स अवेलेबल है, आई डोंट नो कब तक अवेलेबल होगा। अगर कल को स्टूडेंट अगर इसका पासवर्ड चेंज कर देता है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो अभी तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अभी हमारे पास इसकी एक्सेस है। ठीक है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैंने आपको भी शेयर कर दिया इसकी एक्सेस। ठीक है,
लेकिन अगर कल जी को ना जी। हुई तो फिर वो ये होगा कि फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी फिर उस टाइम पे। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ना डेली बेसिस पे एक एक मतलब कुछ थोड़े थोड़े पेजेस करके ना, ज्यादा ना करें, 20-30 पेजेस निकाल के उसको जरा सीक्वेंस में कर लें, फिर एंड पे इसको कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, वो मेरे ख्याल से यहाँ से ना इसका ठहर जाएं। जी। सर मैंने ट्राई की थी इसको, जी। लेकिन ये कंप्लीट पेज शो नहीं करता, हाफ पेज या हाफ से कम हाफ पेज शो कर देता है। मैं आपको बता देता हूँ। ये आप आएंगे, ये यहाँ पे आपने इसको लिया, सेव इमेज एज पे आएंगे तो आप जी इसको, जी। हाँ, सेव कर लें, या अगर आप कहते हैं ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसी पेज को वो नए टैब में इसका इमेज ओपन कर देगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये इसका पूरा इमेज आ चुका हुआ है, राइट। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, मैं हाँ। समझ गया, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये अब मैं क्या समझ करेंगे। गया। हाँ। अब मैं कर लूँगा, अब मैं कर हाँ। लूँगा। अब मुझे इसकी पता है, समझ हाँ नहीं आ रही थी। जी, अब आप पता है क्या करेंगे, अब आपने ना जस्ट यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना चाहें पीडीएफ में। ठीक है, कोशिश करें जरा क्वालिटी इसकी अच्छी रहे। मैंने जो पहले की थी उसमें पीडीएफ में कन्वर्ट तो हो गई थी, लेकिन इतनी साफ नहीं थी जितनी ये है। पढ़ा जाता था, बड़े इजीली पढ़ा जाता था उसमें से। मेरे पास F7 जी। की भी पड़ी हुई ऑनलाइन एक्सेस है मेरे पास F7 की। ठीक है, तो उसमें क्या था कि उसमें उसकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई थी। पढ़ा जाता था, बड़े इजीली पढ़ा जाता था, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई थी। तो आपने जी ये जी। इमेजेस तो आपके पास इसी तरह निकल आएंगे मैं सारे आ। समझ गया जी, मैं समझ गया, अब मैं कर लूँगा, अभी जी, मसला नहीं है। वो पहले आप। मैंने ट्राई किया 2-3 दफ़ा, लेकिन जितना भी हमें शो हो रहा है ना अभी स्क्रीन के ऊपर, तो इतना ही वो, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके पेंट अच्छा में जाके फिर उसको ऐसे एक अच्छा पेज के दो 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 अच्छा। प्रिंट बने। नहीं 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 नहीं, वो तो एक काफी लंबी, और वो फिर ज्यादा सही भी नहीं रहेगा। ठीक है, वो तो जी आपको जी। कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट पे ना जाएं। आप जब इस मैं पे समझ। जाएंगे, ये अब आपको पीडीएफ में ये पेज नहीं ओपन करता। ठीक है, ये आपको पीडीएफ फाइल में नहीं ओपन करके देगा, ये आपका ये ना इमेज ओपन करेगा। ठीक है। जी जी, एक कंप्लीट पेज शो होना चाहिए, अभी मैं कर लूँगा, अभी कोई हाँ मसला जी, नहीं। तो ये अब आपको ना कंप्लीट पेज शो कर देगा। तो पहले आप और कुछ ना भी करें ना, आप सिर्फ इसके ना इमेजेस निकाल के इसका एक फोल्डर बनाएं, और जी जी। उसमें ना, और फिर उसको ये करें, सीक्वेंस में नंबरिंग देते जाएं। जिस तरह ये देखिए, नंबरिंग। पेज नंबर जी 10 जी। है ना, तो इसको आप 10 का नंबर असाइन 10 कर। ही, हाँ। इसका 10 ही रखो जी। हाँ जी, इसके बाद 11 तो 11 असाइन कर दें। तो जी ये जी मेरे जी। ख्याल से देखें, अगर ये टोटल ना 942 पेजेस हैं इसके। ठीक है, अगर माशाल्लाह। 942 पेजेस हैं, अगर आप डेली के 40-50 भी करते हैं, ठीक है, 100 कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ये हार्डली आपके 8-10 दिनों में ये आपके सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे मैं सारे। जी मैं समझ गया जी, और जब ठीक है। और जब आपके ये सारे इमेजेस एक मरतबा एक्सट्रैक्ट हो जाएं, तो फिर मैं आपको मुझे इससे बेशक पूछ भी लीजिएगा, मैं आपको फिर गाइड भी कर दूंगा कि अब आपने इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप उसके जी बाद इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई मसला ठीक है सर। जी जी। नहीं। जी। ये कर लूँगा। अच्छा जी, आए जी, हम लोग बात कर रहे थे मेजरमेंट अप्रोच से। ठीक है, तो अब जो बेसिकली हमें जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मेजरमेंट के लिए गाइडेंस दे रहे हैं उस पर जरा देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको आर्टिकल शेयर किया, जरा इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, बात कर रहे थे आईएफआर स्टैंडर्ड यूज मिक्स्ड मेजरमेंट अप्रोच। हम लोगों ने क्योंकि कहा ना कि दो तीन बेसिस हैं मेजरमेंट की। ठीक है, तो अब वो दो तीन डिफरेंट बेसिस डिफरेंट जगहों पर अप्लाई हो रही है, which means that different measurement bases are used for different classes of elements। ठीक है, different elements के लिए different measurement bases use हो रही हैं। This is opposed to a single measurement basis in which all items are measured using the same basis। ठीक है जी, तो लाइक वो जो एक कंसिस्टेंसी है जहां पर सिर्फ एक बेस के ऊपर आपको तमाम की तमाम चीजें आप मेजर करें। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल आइटम्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, या मतलब जैसा कि आप कहें कि जी तमाम के तमाम आइटम्स फेयर वैल्यू पे मेजर होते हैं। ठीक है, तो लाइक जी वो चीज अप्लाई हो नहीं रही। The IASB believes that a mixed measurement approach provides the most useful information to primary users of the financial statement। तो अब जो बोर्ड की जो एक जजमेंट है वो यही है कि जी ये जो डिफरेंट बेसिस हैं ये ज्यादा अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, जी। सही है। Individual IFRS standards specify which particular measurement basis should be used in most circumstances। हम आगे चल के देखें कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ने बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप IAS 16 यूज करें तो बताएगा आपको कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस वैल्यू पे मेजर करना है। या अगर आप IAS 40 की बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो आपको बताएगा कि आपको किस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर करनी है, राइट। ठीक है, तो हर स्टैंडर्ड जो है नॉर्मली वो आपको जनरली गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कि आप कौन सी मेजरमेंट बेसिस यूज करें, राइट।
So the measurement जी principles in the conceptual framework will therefore mainly be used by the IASB to develop standards. तो जब conceptual framework में जो हम लोग basis पढ़ने वाले हैं ना, यही basis IASB भी use करता है जब भी इसमें कोई standard develop करते हैं. However, preparers of financial statements can use the measurement principles to help them choose a measurement basis where a choice is offered in a standard. अब choices भी standards में available हैं, जिस तरह IAS 40 पे चले थे, तो IAS 40 पे देखें दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, या तो कॉस्ट मॉडल पे आप चले जाएं या फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाएं. IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर बात कर लेते हैं, वहां पे भी दो चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, या तो कॉस्ट मॉडल है या रीवैल्यूएशन मॉडल है. तो देखिए अब दोनों बेसिस दे दी गई. अब प्रिपेयरर्स को, अकाउंटेंट्स को, ठीक है, कि आप जिसको अडॉप्ट करना चाहें आप इसको अडॉप्ट कर लें, ठीक है, एज पर द सरकमस्टांसेस, जो आपको लगता है जो सी ज्यादा सुटेबल बेस है आप उसको अडॉप्ट करें. ठीक है, तो इसके लिए देखें, इसके ऊपर भी पूरा एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्पेसिमेन एग्जाम 1 क्वेश्चन 3 वी डिस्कस्ड द यूज ऑफ ए मिक्स्ड मेजरमेंट बेसिस इन IFRS. refer to the specimen exam available in the study support resources to see how the conceptual framework was tested in this question. ठीक है जी, तो इसको डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी. आए जी जी. अब जो दो मेजर बेसिस जो बताई गई है ना मेजरमेंट बेसिस, वो या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है या फिर करंट वैल्यू. राइट, सही है जी क्या जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर करंट वैल्यू. राइट, अब जब हम लोग करंट वैल्यू की बात करेंगे ना, तो करंट वैल्यू में दो तीन क्राइटेरियाज आ रहे हैं करंट वैल्यू में. अब हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है, आपने 10 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज की थी, 10 साल पहले मैं कहता हूँ चलें जी आपने 50 लाख की परचेज की थी वो प्रॉपर्टी. राइट, ठीक है, तो अब जाहिर है अब मार्केट में वो 50 लाख की तो नहीं होगी आज. क्या ख्याल है, 10 आपके साल गुजर गए, क्या ख्याल है कुछ तो उसमें इंक्रीज आया होगा. आपकी प्रॉपर्टीज तो डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड डेप्रिशिएट तो नहीं होती. क्या ख्याल है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो सकती है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती. ठीक है, तो आपको पता है कि लैंड की तो वर्थ ऊपर ही जाती है. तो जाहिर है 10 साल पहले अब जिसकी वर्थ 50 लाख थी, तो आज कुछ तो उसकी बड़ी होगी. ठीक है, करोड़ के करीब तो चली गई होगी बड़े आराम से. क्या ख्याल है, होता है नहीं होता जी जी. बिल्कुल. अच्छा, तो जो आज की उसकी वैल्यू है उसको हम लोग करंट वैल्यू कहेंगे. लेकिन अब इसमें करंट वैल्यू के दो तीन तरीकाकार हैं. ठीक है, वो दो तीन डिफरेंट बेसिस हैं, और उनमें से पहली बेसिस क्या है जी, फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेयर वैल्यू क्या है. ठीक है, फेयर वैल्यू बेसिकली एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कंसिडर करते हुए, ठीक है, जो भी वैल्यू डिसाइड की जाती है उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आप मार्केट में ले जाते हैं, अपनी गाड़ी ले गए, मार्केट में ले गए, तो वहां पे आपको पता है मार्केट डिसाइड करती है कि आपकी गाड़ी की वर्थ क्या है. क्या ख्याल है, जहाँ जी पे जी क्या है जी जहाँ पे आपको एक्टिव सेलर्स और बायर्स मिलते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के. या अगर आप प्रॉपर्टी बेचने गए तो मार्केट में, ठीक है, तो उन्होंने खुद कहा कि यार अच्छा ये वाली जगह, तो मार्केट डिसाइड करती है कि यार इसकी वैल्यू, आप जितना मर्जी मांगे, ठीक है, आप भले, आप देखिए जो सेलर है वो तो कोशिश करते हैं ना ज्यादा से ज्यादा उसको मिले. ठीक है, जी लेकिन फेयर वैल्यू वही होगी जो मार्केट डिसाइड करेगी. ठीक है जी, सही है. जी अच्छा जी, दूसरी चीज होती है वैल्यू इन यूज. ठीक है, वैल्यू इन यूज मतलब कि जो आपका एसेट है, ठीक है, अगर आप उसको इस्तेमाल करके जो वैल्यू जनरेट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज. ठीक है, जी जी राइट. हाँ जी. एंड द थर्ड वन इज फुलफिलमेंट वैल्यू एंड करंट कॉस्ट. ठीक है जी, अब इस करंट कॉस्ट के ऊपर भी बात करेंगे. ठीक है, करंट कॉस्ट ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाकर आप देखेंगे कि यार ये जो एसेट आपके पास है, कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, ठीक है, इसकी इस टाइम पे अगर ये नया लेने जाएं तो नई नई की कॉस्ट क्या है. फॉर एग्जांपल जी आपने 5 साल पहले मशीनरी ली थी, मैं कहता हूँ जी चलें 20 लाख में, ठीक है, आज जी आज मार्केट में आज उसकी वैल्यू हो गई 30 लाख है, 35 लाख है. ठीक है, तो जी लेकिन वो तो न्यू की है, आपकी तो 5 साल चली हुई है. आप क्या जी करेंगे, वो जो न्यू की वैल्यू है उस वैल्यू को 5 साल की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो उसकी वैल्यू बचेगी, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उसको हम लोग करंट कॉस्ट या फुलफिलमेंट वैल्यू बोलते हैं. ये बात समझ आई, नहीं आई जी जी जी. अच्छा, आए जरा इसको करके भी देखेंगे जी. historical cost for an asset is the cost that was incurred when the asset was acquired or created. ठीक है, जब कभी आपने 10-15 साल पहले जब आपने कभी एसेट परचेज किया या आपने कंस्ट्रक्ट किया तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है. ठीक है, किसकी बात हो रही है, या बात हो रही है एसेट के परस्पेक्टिव में. राइट, अब लायबिलिटी के लिए क्या होगा, लायबिलिटी इज द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड जी व्हेन द लायबिलिटी वाज इनकर्ड. ठीक है,
तो जब आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 6 साल पहले आपने लोन लिया था, 10 साल का लोन है, ठीक है। तो 6 साल पहले जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुई थी वो क्या हो गई, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है लाइबिलिटी, राइट, हिस्टोरिकल वैल्यू, जी राइट, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अपडेटेड एज द एसेट इज कंज्यूम्ड और एज द लाइबिलिटी इज सेटल्ड, ठीक है जी। जैसे जैसे आप एसेट को अब यूज करेंगे डेफिनेटली वैसे वैसे साथ साथ जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन वगैरह आपने पढ़ी है, ठीक है, तो साथ में रिफ्लेक्ट होती रहती है। एडिशनली इफ एन एसेट कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट सफर्स एन इम्पेयरमेंट लॉस, कोई अगर इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह है तो डेफिनेटली वो भी हम उसमें करेंगे, देखेंगे इम्पेयरमेंट को पूरा एसेट, हम इसके ऊपर स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, IAS 36 इज देयर जो कि इम्पेयरमेंट को डील करता है। Historical cost carrying amount of the asset is adjusted to the to reflect the that impairment loss, ठीक है। तो historical cost को आप definitely reflect करते हैं कैसे जी, impairment reflect करा के, राइट जी। अब अगर आ जाते हैं जी करंट वैल्यू पे या करंट कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है, सही है। तीन चीजें पढ़ी ना, फेयर वैल्यू पढ़ी, वैल्यू इन यूज पढ़ी, या फिर हमने क्या पढ़ा जी, फुलफिलमेंट वैल्यू पढ़ी, ठीक है। तो करंट वैल्यू यूजेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द रिपोर्टिंग डेट, जब आप अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट है, टू अपडेट द कैरिंग अमाउंट्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। आप क्या करते हैं जी, जो उसकी कैरिंग वैल्यू है उनको जी अपडेट कर लेते हैं, राइट। अब उसके जी लिए करंट वैल्यू की जब बात करें, फेयर वैल्यू द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, जी एसेट को सेल करके जो वैल्यू आपको रिसीव हो सकती है, और पेड टू ट्रांसफर ए लायबिलिटी, या वो अमाउंट जो अमाउंट पे करके आप अपनी लायबिलिटी को सेटल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन। ऑर्डरली ट्रांजेक्शन मींस जहां पर आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट्स मिल जाएं, ठीक है, एक्टिव सेलर्स और बायर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं जी, ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, ठीक है, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट, ठीक है जी, सही है। इसको फेयर वैल्यू का नाम दे रहे हैं, मैंने जिस तरह भी बताया, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू है, इसको अब फेयर वैल्यू के लिए ना IFRS 13 भी पढ़ेंगे आप, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड मौजूद है, राइट। वैल्यू एंड यूज की बात करेंगे तो वैल्यू एंड यूज में हम लोग क्या करते हैं जी, हम ये देखते हैं कि एसेट को इस्तेमाल करके जो हम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, राइट। जी अच्छा, क्या है जी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ एन एसेट एंड फ्रॉम इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल, ठीक है जी, इसको इस्तेमाल करके या इसको डिस्पोज ऑफ करके, राइट, सही है। तो उसको जी क्या कह रहे हैं, वैल्यू एंड यूज, ओके। फुलफिलमेंट वैल्यू जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश और द अदर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी ऑब्लाइज्ड टू ट्रांसफर एज इट्स फुलफिल्स ए लायबिलिटी, राइट, ठीक है जी। जी आप क्या करते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, सही है जी। तो वो किसको कह रहे हैं जी, फुलफिलमेंट वैल्यू, ठीक है, जिसको सेटलमेंट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर करंट जी कॉस्ट की बात करते हैं तो करंट कॉस्ट में जिस तरह मैंने पहले बताया, द कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट एट द मेजरमेंट डेट, इक्विवेलेंट एसेट की मेजरमेंट डेट पे आप लेंगे, उठाएंगे, उसकी कॉस्ट देखेंगे, comprising the consideration that would be paid at the measurement date plus the transaction cost that would be incurred at that date, ठीक है। जो मैंने पहले आपको बताया, जब आप करंट कॉस्ट, ठीक है, तो आप उसको अज्यूम करते हैं कि यार अगर आपको आज अगर ये एसेट रिप्लेस करना पड़े, ठीक है, या अगर आज आपको ये एसेट लेना पड़े, ठीक है, तो अब आपका जो अपना एसेट है उसको तो 5 साल डेप्रिशिएट करने के बाद जो वैल्यू है वो इस टाइम पे आपने उस पर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको करंट कॉस्ट पे लेके जाते हैं तो कैसे, आप करंटली नए एसेट की कॉस्ट देखेंगे, उसको 5 साल की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो उसकी वैल्यू बचेगी, ठीक है, उसके साथ आप कंपेयर करेंगे, उसी के ऊपर आप अपने जो एसेट है उसको वैल्यू कर लेंगे, राइट। दोनों की नेटबुक वैल्यू को कंपेयर करना। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे होती है। देखें जी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पहले एसेट है, पुराना एसेट, ठीक है जी, एसेट है आपके पास, और उसकी इस टाइम पे जो नेट बुक वैल्यू है ना, मैं कहता हूँ इसकी नेट बुक वैल्यू है आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है जी, दिस वन। जी जी ये सेम एसेट जो है ना नया मार्केट में, अच्छा ये ना 5 साल यूज हो चुका है, ठीक है, जी यूज 5, ये 5 साल इस्तेमाल हो चुका है, 5 साल ये चल चुका होगा, ठीक है जी, सही है। अब जो जी इसी के साथ का जो नया एसेट जब आप मार्केट में नया लेने गए ना, नया, ठीक है, तो न्यू एसेट की कॉस्ट है जी
जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चलें जी 30,000, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि यार जो इसकी यूजफुल लाइफ है ना, यूजफुल लाइफ है इसकी 10 साल, ठीक है। ये जो आपका पहले वाला एसेट है उसकी भी यूजफुल लाइफ 10 साल ही है, ठीक है जी। जी यूजफुल लाइफ है इसकी 10 ईयर्स। लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी पर ईयर? 15 15 अच्छा, पर ईयर 3। पर ईयर 3,000। अगर हम लोग इसको 5 साल डेप्रिशिएट कर ले तो कितने बनेगी जी? 15। 15,000। तो पीछे इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी रहेगी? 15,000 जी। जी जी तो वो कहता है कि आप क्या करो, इस 10,000 को 15,000 पे ले जाओ। जब बात समझ आ गई आप, ये करंट जी जी कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है, राइट जी। जी जी यहाँ तक कोई मसला परेशानी की? जी नहीं सर जी ठीक है। तो देखें दो मेजर चीजें, दो तीन, ठीक है। पहली चीज हमने जो पढ़ी वो पढ़ी थी फेयर वैल्यू। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी वैल्यू इन यूज, ठीक है। फिर फुलफिलमेंट वैल्यू या करंट कॉस्ट। अच्छा, करंट कॉस्ट में अब जो लायबिलिटी है वो क्या कहती है? The consideration that would be received for an equivalent liability at the measurement date minus the transaction cost that would be incurred at that date, ठीक है जी। इसी तरह अगर लायबिलिटी की हम लोगों ने पहले ऊपर बात की थी कि लायबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि 5 साल पहले जो हमें अमाउंट या कंसिडरेशन रिसीव हुई थी वो हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन हम जी अब जिस तरह करंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, यही कॉन्सेप्ट लायबिलिटी में भी है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि जो हमारी आज लायबिलिटी है, अगर यही लोन, अगर यही लायबिलिटी आज हम क्रिएट करने जाएं तो हमें कंसिडरेशन कितनी रिसीव होगी, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू कॉल द करंट कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, राइट, ठीक है। और उसमें इसी तरह जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ठीक है, आप उसको लेस कर दोगे और उसका फिर कंपैरिजन करेंगे, राइट, ठीक है जी। जी जी। जी अच्छा, करंट कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट में अब दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। एक एंट्री वैल्यू का और एग्जिट वैल्यू का, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको जरा देख लेते हैं। करंट कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट और बोथ इन जी एंट्री वैल्यूज दे रिफ्लेक्ट प्राइसेस इन द मार्केट इन व्हिच द एंटिटी वुड एक्वायर द एसेट, ठीक है जी। एंट्री वैल्यू क्या है जी? अगर आपको एसेट एक्वायर करने के लिए जो आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, और एग्जिट वैल्यू के लिए जो आपको एसेट डिस्पोजल के ऊपर आपको जो वैल्यू मिलेगी, एग्जिट वैल्यू, ठीक है, सही है। जी or would incur the liability, fair value, value in use and fulfillment value are exit values, ठीक है जी। अगर आप देखें तो हमने फेयर वैल्यू की क्या डेफिनेशन पढ़ी, हमने क्या कहा कि फेयर वैल्यू वो वैल्यू है जिसके ऊपर आप एसेट अपना डिस्पोज करके आज की डेट में जो कंसिडरेशन रिसीव कर सकते हैं, राइट। देखिए जी द जी प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट, ठीक है। एसेट को सेल करके जो आपको वैल्यू रिसीव हो सकती है, तो हाँ, ये क्या होगी? एग्जिट वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें इसकी जो वैल्यू इन यूज है, तो वैल्यू इन यूज भी क्या है? उसकी एग्जिट वैल्यू है। हम ये देख रहे हैं, हम जब भी अगर इसको सेल करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली ये देखेंगे यार आज हमें इससे इतना बेनिफिट जी अवेल कर सकते हैं, तो हमें इस बेनिफिट से ज्यादा पे बेचना है, इससे कम पे नहीं बेचना, ऐसा ही है ना जी। जी जी फुलफिलमेंट वैल्यू का भी यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप करंट कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट को देखें ना, तो ये तो वो कॉस्ट है जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग एसेट पास्ट में जब परचेज किया या अगर आज परचेज करने चले जाएं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो ये एंट्री वैल्यूज हो गई ना। मतलब ये हम लोग क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन ये वैल्यू डिसाइड करें। लेकिन अगर हम लोग फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज और फुलफिलमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल ये वैल्यूज डिसाइडेड। बात समझ आ गई जी जी। जी जी यहाँ तक कोई मसला परेशानी की, कोई नहीं क्वेश्चन, सर कोई कंफ्यूजन? ओके जी, आपको मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन करें, लास्ट मिनट इज देयर।